दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बिना किसी देरी के। बूढ़े बाबा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लेता है और जैसे ही वह आगे की तरफ जाता है वह नदी के पास चला जाता है। और पहले तो वह अपने हाथ पैर मुंह अच्छे से धोता है और फिर पानी में अपनी बोतल में डाल लेता है, क्योंकि ये नदी का पानी काफ़ी साफ था। और अब बूढ़े बाबा अपनी बोतल को कैप लगाकर अपने बैग में डाल लेते हैं। फिर जो साइड में एक पेड़ था उस पेड़ की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। फिर आराम से उस पेड़ को अच्छे से पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। वह एक ऐसा जगह देख लेते हैं जहाँ पर अच्छे से सेट होकर बैठा जा सके और उसका सामान उसने दूसरी टहनी पर टांग दिया था। अब बूढ़े बाबा बस यहाँ पर हर तरह के जानवरों को पर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो दूसरी तरफ दमयंती का किला। अनोखी भी दमयंती के पास आ चुकी थी, क्योंकि दमयंती ने अनोखी को काम दिया था। तभी अनोखी बताती है कि मासा, दरअसल बात है ये है कि मल्होत्रा हाउस में लक्ष्य और श्वेता के रिश्ते की बात चल रही है और शायद उनकी बहुत जल्द एंगेजमेंट होकर शादी होने वाली है। अब जल्दी से दमयंती अपने हाथ की ग्रिप बनाती है और जमीन पर दे मारती है और फिर आराम से सीधी खड़ी हो जाती है। तभी वो एक आगे की तरफ चली जाती है और दीवार की तरफ देखते हुए कहती है, उस अनिका की फैमिली मेंबर्स में कोई भी खुश नहीं रहेगा। अगर वो खुश रहेगा तो तब तक जब तक मैं चाहती हूँ, ना कि अनिका चाहती है। मैं जब चाहूँ उसे तकलीफ दे सकती हूँ, क्योंकि भले ही मेरे हाथ अब कमजोर हो गए हो, लेकिन मेरी सोच और मेरी धारणा और मेरे विचार और मेरा बल अब भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। ये बात शायद अनिका भी जानती है, इसलिए अभी ये रुक जाओ। उसके बाद वह जल्दी से अनोखी को कहती है कि इन औरतों पर अच्छे से काम कराओ, क्योंकि इन्हें मैंने छोटे छोटे गोलियां बनाने को दी हैं। अब अनोखी भी उनके साथ बैठकर गोलियां जैसे ही हाथ लगाकर बनाने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक औरत कहती है कि मासा साहब आप रुकिए, क्योंकि ये ऐसी वैसी मिट्टी की गोलियां नहीं हैं, ये बारूद से बनी गोलियां हैं, आपके हाथ जख्मी हो जाएंगे। तभी अनोखी देखती है कि उन औरतों के हाथों में से खून आ रहा था, लेकिन फिर भी वह छोटी छोटी बारूद की गोलियां बनाई जा रही थी, जबकि अनोखी ये सब नहीं करती। अब अनोखी समझ जाती है और वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है कि मासा ने उसे इन्हें देखने के लिए क्यों कहा है। अब अनोखी देख पा रही थी कि वे लोग औरतें जैसे जैसे अपने हाथों में से गोलियां बना रही थी, वैसे वैसे इनके हाथों से खून की बूंदें जमीन पर गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब क्योंकि वे औरतें जल्दी जल्दी बना रही थी ताकि उनके जख्म ज़्यादा हों, उससे पहले ये काम पूरा हो जाए। अब 15 से 20 मिनट के अंदर ही उन्होंने उस जितना भी बारूद था उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक थैले में डाल दी थी। तभी वे सभी वहाँ से चली जाती हैं और वहाँ पर एक लेप रखा था, अपने हाथों को साफ करती हैं अच्छे से। उसके बाद वो एक दूसरे को वो लेप लगाती हैं। तभी जो सभी को लेप लगा रही थी, सभी के हाथों में लेप लग चुका था, लेकिन जो लेप लगा रही थी उसके एक हाथ में तो लेप था, लेकिन वह दूसरे से लगा रही थी तो अच्छे से लग नहीं रहा था। तभी अनोखी उसके पास जाती है और उस लेप को उसके हाथ पर लगाना स्टार्ट करती है, क्योंकि ये औरत वही थी जिसने अभी अनोखी को कहा था कि मासा आप ये काम मत करो, नहीं तो इतना ही उसने कहा था। अब अनोखी को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है, लेकिन सभी में हल्का सा अनोखी के अंदर थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि लक्ष्य और दमयंती और रुद्रमा देवी सौम्या के मुकाबले रुद्रमा का दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट भी था, इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिसे किसी सामने वाले को तकलीफ हो, खासकर उसके अपने यानी कि उसकी तरफ जो इंसान यानी कि उसके साथ मिलकर काम कर रहा है उसे वो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम तक हूँ। अब अनोखी उनके काम करने के बाद आराम से उस सामान को जहाँ पर दमयंती ने बोला था वहाँ पर रखवा देती है। उसके बाद जैसे ही वह उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाती है
तो वैसे ही उसे कुछ दिखाई पड़ता है। वहाँ पर एक बहुत पुरानी तस्वीर रखी थी। अब अनोखी उसे हाथ में लेती है, लेकिन ये बहुत पुरानी थी और शायद इस पर धूल मिट्टी ज़्यादा जम चुकी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपने हाथ को उस तस्वीर पर लगाकर उसे साफ करती है, लेकिन तभी वहाँ पर दमयंती आ जाती है और जोरदार आवाज में कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मैंने तुम्हें यहाँ अंदर जाने के लिए नहीं कहा था, इस सामान को कहीं और रखने के लिए बोला था, लेकिन तुम अंदर क्यों गई? अब जल्दी से अनोखी जो तस्वीर लेती है उसे साइड में रख देती है और फिर कहती है कि मासा, मुझे नहीं पता था कि आपने कहाँ कहा है, लेकिन आप अक्सर अपना जरूरी का सामान अपने रूम में ही रखती हो और रखवाती भी हो, तो इसलिए मैं आपके रूम में ही रखने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि आप यहीं पर रखने के लिए बोल कर गई हो। अब दमयंती अपने आप को शांत करती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वो ऐसे अनोखी से बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब वह अनोखी से कहती है कि नहीं, बस वैसे ही तुम यहाँ से जाओ, बाकी का मैं रख लूंगी। इतना कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है अनोखी, लेकिन अनोखी के दिमाग में बस वही छाप थी, क्योंकि भले ही उसने सभी के चेहरे ना देखे हों, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और हाथ पैरों से पता लगाया जा सकता था कि और कोई नहीं, इनमें से एक दमयंती होगी, क्योंकि दमयंती ने इसे अपने पास रखा था, तो नॉर्मल सी बात है कि ये दमयंती की ही फोटो होगी। लेकिन उसके साथ वो सब कौन थे और उसके हाथों और पकड़ से किस लड़की को पकड़ा हुआ था, ये सब उसके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाता है। वो आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है, तो दूसरी तरफ जो कि दमयंती अपने रूम को ही बंद करने के लिए आई थी, जो कि भूल गई थी, अब जल्दी से अपने रूम को अच्छे से लॉक करती है और फिर बाहर जो औरतें सेना तैनात पर खड़ी थी उन्हें बोलकर जाती है कि मेरे रूम में कोई ना जाए। ओके, इतना कहने के बाद दमयंती वापिस उस अंडरग्राउंड लैब की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं, जहाँ पर अभी तक लच्छों पर काम चल रहा था। अब जैसे ही वह आगे की तरफ कदम बढ़ाती है तो उसकी हाथ पाकर सभी औरतें आराम से खड़ी हो जाती हैं, तो डॉक्टर भी साइड में होकर खड़ा हो जाता है। अब दमयंती आगे आ जाती है, तभी डॉक्टर कहता है कि मासा, काम हो चुका है, जो आपने काम छोड़ा था और वो भी मैंने अब पूरा कर दिया है, क्योंकि अब आप खुद देख सकती हो, क्योंकि कोई भी इसे फिंगरप्रिंट से या फिर हाथ के फिंगरप्रिंट से या फिर फेस से इसे कोई भी नहीं पहचान सकता। बाकी का आप देख सकती हो, क्योंकि इसे फेस की पट्टियां खुलने में कम से कम 20 से 25 डेज का काम टाइम लगेगा। तब तक हमें वेट ही करना होगा। तो अब मेरा काम हो चुका है मासा, इसलिए आप मुझे जाने दो। तभी दमयंती उस डॉक्टर को कहती है कि दरअसल बात ऐसी है, जब तक मेरे सामने अच्छे से लच्छो चल फिर नहीं सकती और काम नहीं कर सकती, उसका फेस लुक, उसके फिंगरप्रिंट अच्छे से मैच नहीं होते, तब तक तुम यहीं रहोगे। अब डॉक्टर अपने आप में काफ़ी हैरान भी था, क्योंकि दमयंती ने उसे ऐसी जो बात कही थी। अब डॉक्टर को काफ़ी टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, कहीं इसके फिंगरप्रिंट दोबारा मैच किए जाएं और ये मैच हो गए तो, या फिर फेस का थोड़ा बहुत लुक कहीं पहले वाले चेहरे से तो नहीं आता हो। ये सब सोचकर डॉक्टर कांपने लग जाता है। तभी दमयंती डॉक्टर के कंधे पर थपथपाती है और कहती है, अभी इस डर को अपने पास रखो, बाद में काम आएगा, इसलिए अभी तो आराम से जियो। तभी डॉक्टर आराम से चेयर पर बैठ जाता है। दमयंती उसे कहती है, जाओ और उस कमरे में जाकर बेड पर आराम से सो, क्योंकि मुझे पता है तुम डॉक्टर हो और तुम्हें लंबे टाइम से अच्छे से सोए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, और मैं तुम्हारे अच्छे से खाने का प्रबंध करती हूँ। तभी एक चाबी देती है और कहती है कि वहाँ जाकर रेस्ट करो। अब डॉक्टर 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे से साइड से होते हुए, गलियारे से होते हुए वापस पार की तरफ चला जाता है, क्योंकि वह और किसी का नहीं बल्कि लच्छो द्वारा बना गया एक छोटा सा कमरा था, क्योंकि अक्सर लच्छो उसमें बैठकर अपना जरूरी काम करती थी। इसलिए डॉक्टर को वो रूम दिया गया ताकि उस पर डॉक्टर पर अच्छे से अपनी निगरानी लच्छो और दमयंती दोनों ही कि दमयंती डॉक्टर पर हर टाइम नजर रख सके। वह कमरा बिल्कुल दमयंती के कमरे से सामने वाला था। अब डॉक्टर आराम से उस रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है। जैसे जैसे वह कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर रहकर उसे ये तो समझ में आ गया था कि पल पल कदम पर यहाँ पर खतरा है और वह खतरा कहीं से भी आ सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है।
क्योंकि नीचे से भी आ सकता है, ऊपर से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, कहीं से भी आ सकता है। अब डॉक्टर आराम से आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह सितर खड़ा हो जाता है। फिर दमयंती की तरफ देखते हुए कहता है कि माँ साहब, मैं वहीं ठीक हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दो, मैं वहीं पर आराम से लेट जाऊंगा। आप दमयंती कुछ नहीं कहती है, तभी वह अनोखी की तरफ कुछ इशारा करती है। अनोखी डॉक्टर के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़ के अंदर की तरफ ले जाना स्टार्ट करती है। तभी डॉक्टर मन में सोचने लग जाता है, बलि देने से पहले उसकी काफ़ी खातिरदारी होती है, कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला। अब डॉक्टर काफ़ी हैरान भी था, लेकिन उसके सिवा चुप रहने के सिवा कोई काम वो कर नहीं सकता था, इसलिए वो आगे की तरफ कदम बढ़ा देता है। तो जल्दी से अनोखी से छोड़कर बाहर आ जाती है। डॉक्टर आराम से रेस्ट करता है और वह आज लंबे अरसे के बाद एक बेड पर, जो कि जिसका गद्दा बिल्कुल सॉफ्ट था बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर के घर पर था, बिल्कुल वैसा ही था। आज वह जल्दी से गद्दे पर लेटते ही उसे झट से नींद आ जाती है, खुद उसे भी नहीं पता चल। मल्होत्रा हाउस। आज मल्होत्रा हाउस में काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज श्वेता को देखने के लिए लड़के वाले जो आए हुए थे, इसलिए जल्दी से श्वेता अपने रूम में ही अनिका और रोहित दोनों को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही सोए हुए थे, फ़ोन नहीं उठाते। तो वह जल्दी से फिर दोबारा से कॉल लगाती है। अनिका अब जल्दी से फ़ोन उठा देती है, क्योंकि वह देखती है कि आज श्वेता की काफ़ी जल्दी कॉल भी आ रखी है। पहले अब जल्दी से हेलो करती है, तभी श्वेता दूसरी तरफ से कहती है, दीदी वो। तभी अनिका कहती है कि क्या वो। फिर श्वेता बोलती है कि दीदी, लगता है कि फैमिली वाले आ चुके हैं, लेकिन आप अभी तक नहीं आए। अब अनिका जल्दी से टाइम देखती है, 10 o'clock हो चुके थे। अब अनिका कहती है कि मुझे बस 5 मिनट दो, 5 नहीं तो 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, तब तक तुम अच्छे से अपने आप और सभी को मैनेज कर रखना। अब अनिका की बात सुनकर श्वेता भी काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि अनिका अब जल्दी से आने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ की अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब श्वेता चाय के लिए बोलती है और चाय की ट्रे अपने हाथों में लेकर आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है, जाकर टेबल पर रख देती है। फिर श्वेता की फैमिली को अच्छे से हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, नमस्ते दीदी, ऐसे सभी फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट से अच्छे से नमस्ते करती है। उसके बाद वह अपनी मोम के साथ जाकर अंजलि के पास बैठ जाती है। अब अंजलि और श्वेता दोनों ही उस सोफे पर बैठे थे। सामने लक्ष्य था और लक्ष्य की साइड वाली सीट पर उसकी मोम, उसकी बहन बैठी थी, और सामने वाली पर उसके जो चचेरे भाई थे और उसके ताऊ जी के भाई थे, और ताऊ जी ये सभी कृष्ण मामा के साथ बातें कर लेते हैं। और श्वेता चाय लेकर जो आ गई थी, सभी आराम से चाय पीते हैं। उसके बाद जल्दी से अनिका का गाड़ी का हॉर्न बजता है, क्योंकि अनिका ने 2 मिनट के अंदर नहा कर रेडी होकर बाहर आ गई थी। ये बोलने में नहीं, बल्कि अनिका की स्पीड ही इतनी थी। अब अनिका जल्दी से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहती थी। ऐसे ही जो 25 मिनट का रास्ता था, वो अनिका ने बस 15 मिनट में कवर कर लिया था, और जल्दी से वह मल्होत्रा हाउस के अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी अंजलि मामी उसे देख लेती है और अपने पास बुला लेती है और उसे कहती है कि बैठो अनिका, ये देखो लक्ष्य की फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं। अब अनिका के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। याद रहे, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप